गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आई होप मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अभी फिलहाल तो फेस्टिव सीजन तो हमारा खत्म हो गया है। इस साल जो भी होना था वो सारा खत्म हो गया है। तो अब अभी से लेके अगले कुछ महीनों तक बीच में ऐसा कोई मेजर फेस्टिवल नहीं है कि जो हो सकता है कुछ ब्रेक बन जाए हमारे लिए, बिजनेस के लिए। और एक्चुअली इस पीरियड के बाद हमारा बिजनेस जो है वो पिकअप होना शुरू हो जाएगा वापस फिर से पर। लेकिन उसके लिए मार्केट में जाना बहुत जरूरी है और लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। मार्केट में बिजनेस है, आज भी है, लेकिन बिजनेस उनको मिल रहा है जो मार्केट में जा रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना अभी दिवाली का पीरियड भी खत्म हो चुका है, ये हफ्ता खत्म हो चुका है। तो मेजरली इस हफ्ते में आपने भी एंजॉय किया होगा आपके फैमिली के साथ। उसी तरीके से सब लोग जिनको हम मिलने के लिए जाते हैं वो लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिली के साथ। तो अभी धीरे धीरे वापस सब लोग काम पे आना शुरू कर देंगे। आज तो वर्ल्ड कप का मैच है तो आज तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कल से हम हमारा बिजनेस मोड में वापस आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जितना जल्दी हम बिजनेस मोड में वापस आएंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने एक सोचा था कि क्यों ना हम एक अलग टॉपिक पे आज बात करें, क्योंकि इस ज्ञानकोश जो सीरीज मैंने लॉन्च किया है उसका ये फिफ्थ सेशन है। और मेरी ये कोशिश रहती है हमेशा कि कुछ अलग टॉपिक के ऊपर हम बात करें जो नॉर्मली हम किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग सेशन में हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते। तो इस तरीके से अलग अलग कुछ एक टॉपिक आपके सामने लेके आना, ये मेरी कोशिश है जिससे आपको आपका बिजनेस ग्रो करने में फायदा हो। तो मैं वही सोच रहा था कि इस बार क्या करें, कौन से टॉपिक के ऊपर बात करें। तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था तो जिससे मुझे एक आइडिया आ गया कि हम क्यों ना हम सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हम कभी ज्यादा बात नहीं करते। तो क्यों ना हम इस टॉपिक, तो इस कारण से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक में भी। ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ ये सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने आज तक कोई भी सेशन या कोई भी प्रोग्राम नहीं किया। लेकिन जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था तब मुझे लगा कि ये हमारे लिए है। इसमें से हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं अपने लिए, ताकि हम अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो उस विचार से मेरी कोशिश रहेगी आज कि हम अपने बारे में बात करें, क्योंकि हम हमेशा प्रोडक्ट के बारे में या प्रोसेस के बारे में या कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम एक सेल्स प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग से लेके क्लोजिंग तक ये पूरी सेल्स प्रोसेस है, तो हम हमेशा प्रोस्पेक्टिंग, अपॉइंटमेंट्स कैसे लेना है, नीड एनालिसिस कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, इस विषय पे हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं और ये जरूरी भी है। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो चलाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है, यानी कि आप और मैं, हम कभी उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करते हैं। हम अपने बारे में कभी ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करते हैं या सिचुएशन को अप्रोच करते हैं या अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो करने से जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रिजल्ट तभी मिलेगा अगर हम ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से अगर कर पाए। और अच्छे तरीके से करने के लिए हमें अपने आप के बिहेवियर पे, अपने हैबिट्स के ऊपर एक कंट्रोल लेके आने की जरूरत है। तो ये प्रोसेस जो चलता है ये आपकी और मेरी वजह से चलता है। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस प्रोसेस में। तो इसलिए आज हम बात करेंगे हमारे बारे में, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में, कि किस तरीके से हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेल्फ मैनेज करने का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ चीजें क्लियर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि अगर सेल्फ मैनेजमेंट को अगर हमें अच्छे तरीके से समझना है कि ये किस तरीके से करना है, तो उसके लिए कुछ चीजों को क्लियर करना हमारे दिमाग में, क्लैरिटी लेना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।
पहली जो चीज है वो ये है कि ये आपका और आपका बिजनेस है, दिस इज योर एंड योर ओनली बिजनेस, ओनली योर बिजनेस। तो ये बात क्लियर कर लीजिए, ये आपका और सिर्फ आपका बिजनेस है। ठीक है, तो एक बात क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात है, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर और सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। इस बिजनेस में जो भी आपको सक्सेस मिलेगा या फेलियर होगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं। ठीक है, जब बिजनेस अच्छा हो रहा है, हमें अच्छा बिजनेस मिलता है, सक्सेस मिलता है इस बिजनेस में, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ये मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है या जहां पे हमें हमारा बिजनेस कम होना शुरू हो जाता है, ये फेल्यूर जो है, इसके लिए हम फिर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये जो फेल्यूर है, इसके लिए मैं किसको जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यार मैं जिम्मेदार हूँ इस फेल्यूर के लिए, या मेरी वजह से बिजनेस डाउन हो रहा है, या मेरी वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये हम कभी भी नहीं सोचते हैं। हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं उन परिस्थितियों को या उन व्यक्तियों को कि जिसके ऊपर मैं ये ब्लेम डाल सकूं कि इस कारण से नहीं हो रहा है। तो मैं मार्केट में जा रहा हूँ, लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा है, तो मार्केट में प्रॉब्लम है। आजकल लोग इंश्योरेंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। आजकल लोग बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड है या इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे कि शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, बाकी के प्रोडक्ट्स है, तो उसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। तो प्रॉब्लम वो है, प्रॉब्लम में नहीं। प्रॉब्लम है कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। एलएसए के पास उतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं है जितने मार्केट में होने चाहिए, या उस कंपनी के पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबल है मेरी फेलियर के लिए, मैं नहीं हूँ। तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि हमारे बिजनेस में जो भी सक्सेस मिलता है या फेलियर मिलता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप और मैं जिम्मेदार है। इसकी इसकी जिम्मेदारी हम किसी और पे नहीं डाल सकते। जैसे सक्सेस की जिम्मेदारी हम पूरी तरीके से अपने ऊपर ले लेते हैं, उसी तरीके से फेलियर की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेना उतना ही जरूरी है। ठीक है? किसी और पे ब्लेम डालना या किसी और को कारण ठहराना ये बहुत आसान है। ठीक है? और इससे क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाता है। क्या मैंने कहा कि यार मार्केट ऐसा है, ये ऐसा है, मैं जा रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। फिर मैं किसी और को पूछता हूँ कि यार तुम्हारा बिजनेस कैसे हो रहा है, तो वो कहता है यार मार्केट में बिजनेस कहाँ है, बिजनेस ही नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि वो तो लास्ट टाइम एमडीआईटी हो गया, लेकिन उस साल अभी तक एमडीआईटी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि यार बाकी लोगों का भी वही हाल है, तो बुरा क्या है। ठीक है, तो मार्केट ही ऐसा है। तो इससे क्या होता है, मैं कोशिश करना छोड़ देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने आप के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता कि कहाँ गलत कर रहा हूँ मैं। तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि फिर से एक बार मैं आपको कह रहा हूँ कि फेलियर और सक्सेस जो भी है हमारे बिजनेस का, उसके लिए सिर्फ आप और आपकी जिम्मेदार हो। ठीक है? आपका बिजनेस हो रहा है, आपके कारण हो रहा है। आपका बिजनेस अगर नहीं हो रहा है, वो आपके कारण नहीं हो रहा है। हम किसी और को दोष नहीं दे सकते इससे। ठीक है? ये बात क्लियर कर लीजिए। तीसरी बात है, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। आज आप जो भी हो, जहां तक भी आप पहुंचे हो, जो भी मुकाम आपने हासिल किया है, आप सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, ये आपकी आदतें हैं, आपके हैबिट्स है, जिससे आज आप यहाँ तक पहुंच रहे हो। ठीक है, सो वी, आप और मैं, हमारी हैबिट्स का एक प्रोडक्ट है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स। अगर मुझे यहाँ से आगे कुछ बदलाव लेके आना है अपनी जिंदगी में, या मैं चाहता हूँ कि कुछ बदल हो, तो उसके लिए हमें हमारी आदतों को बदलना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलते, तब तक वो जो बदलाव है हमारी जिंदगी में जो हमें देखना है, वो आप नहीं देख पाओगे। क्योंकि यहाँ तक जो आए हैं, वो हमारी आदत ही लेके आई है हमें। और यहाँ से आगे जो लेके जाएंगे, वो भी हमारी आदत ही लेके जाएंगे। और एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि इफ यू डोंट फॉर्म गुड हैबिट्स कॉन्शियसली, इफ यू डोंट कॉन्शियसली फॉर्म गुड हैबिट्स, अनकॉन्शियसली यू विल फॉर्म बैड हैबिट्स। अगर हम अच्छी आदतें नहीं लगाते हैं, तो हम अनजाने में, ये जानबूझ के नहीं, लेकिन अनजाने में हम गलत आदतें लगाना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी आदतें लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम
जो बदलाव अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि वी आप और मैं, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर हैबिट्स। और अगर कुछ बदलना है, तो इन हैबिट को मुझे बदलना पड़ेगा। चौथी बात है कि सेल्स डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सेल्समैन एंड नॉट द एटीट्यूड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। सेल्स जो है आपके और मेरे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, प्रोस्पेक्ट के एटीट्यूड के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं है। आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो सेल्स को, ये मैटर करता है। आप कितने कॉल्स कर रहे हो, ये मैटर करता है। अगर महीने में आप 3 या 4 कॉल कर रहे हो और उसी में आपको अगर रिजल्ट चाहिए, तो आप सारा का सारा जो प्रेशर है सेल्स का, वो क्लाइंट के ऊपर पास ऑन करेंगे। आप प्रेशर डालना शुरू कर देंगे इसके ऊपर, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही बहुत कम है। मैं 3 या 4 ही कॉल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसमें से 2-3 मेरे पॉलिसीज हो जाए। वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम है, तो मेरा एटीट्यूड उस तरीके से हो जाता है कि मैं प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं कोशिश करना शुरू कर देता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से वो हाँ बोले। और जितना ज़्यादा मैं प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, क्लाइंट उतना ही बैकस्टेप पे चला जाता है। ठीक है? कि उसके लिए वो प्रेशर लेना ज़रूरी नहीं है। और जितना प्रेशर हम डालेंगे, उतना ही वो ना सुनने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं एक सेल्स को, ये डिपेंड है। ठीक है? आप पॉलिसी देने के लिए जा रहे हो या लेने के लिए जा रहे हो? ठीक है? आप उस आदमी को कुछ सिखाने के लिए जा रहे हो, या सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे इस आदमी से पॉलिसी चाहिए, किसी भी हालत में। ये जो आपका एटीट्यूड है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। जब आप उस क्लाइंट के सामने बैठते हो, तो आपका एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। आप किस तरीके से उस सेल्स को अप्रोच कर रहे हो, ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर आपके नंबर ऑफ कॉल्स अगर आप ज़्यादा कर रहे हो ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी प्रेशर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, वो क्या है? कितने कॉल्स में कर रहा हूँ आज? और आज किस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हो क्लाइंट को? ये बात मैटर करता है। ओके, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट हो, हमारे पास ज़्यादा बिज़नेस हो, हमारे पास ज़्यादा इनकम हो, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ़ हमें मिले। ये सब हम चाहते हैं। और हमारी जो कोशिश होती है आपकी और मेरी, वो कोशिश इसीलिए होती है कि हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छी क्वालिटी लाइफ़ देना चाहते हैं। ठीक है? मैं भी चाहता हूँ कि बहुत क्लाइंट हो, बहुत अच्छा बिज़नेस हो, हर महीने बिज़नेस हो, हर दिन बिज़नेस हो, अच्छा इनकम आए, इनकम बढ़ता रहे, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये चाहना तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? ठीक है? ये बात भी सोचना ज़रूरी है। और यहाँ पे आता है सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है? तो चाहना एक बात होती है, अलग होती है। ठीक है? वो एक गोल, वो एक एम हमारे सामने होना ज़रूरी है, लेकिन उस एम को या गोल को पूरा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। क्योंकि अगर बिज़नेस को बढ़ाना है, मैं अगर चाहता हूँ कि ग्रो हो, मेरा इनकम ग्रो हो, बिज़नेस ग्रो हो, ज़्यादा क्लाइंट हो, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो मेरे पास, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर ये बदलाव लेके आना है, तो सबसे पहले मुझे ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है कि मुझे अपने आप में क्या बदलाव लेके आने हैं और अपने आप को कैसे मैनेज करूँ मैं, ताकि मैं अपने बिज़नेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। हम हमेशा इंस्पिरेशन के लिए सक्सेसफुल एजेंट्स को देखते हैं। फिर वो आपके ब्रांच में हो, आपके रीजन में हो, आपके स्टेट में हो या पैन इंडिया हो, तो हम हमेशा इंस्पिरेशन के लिए लोगों को ढूँढते हैं और हमें लगता है कि मुझे उस आदमी जैसा बनना है। मुझे भरत पारक जी जैसा बनना है। ठीक है? या कोई और आपका इंस्पिरेशन हो, कोई आपका रोल मॉडल हो, जिसको आप फॉलो करते हो कि मुझे उस व्यक्ति की तरह बनना है। ये इंस्पिरेशन ज़रूरी है। ठीक है? ये इंस्पिरेशन होना चाहिए, कोई तो एक रोल मॉडल हमारी ज़िंदगी में एक होना ज़रूरी होता है। ताकि वो बेंचमार्क हमारे लिए सेट करता है कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या उस व्यक्ति का जो सक्सेस है,
क्या उस सक्सेस को हम 100% रेप्लिकेट कर पा रहे हैं? वो आदमी जिस मुकाम पे है आज, क्या उस सक्सेस को, जो सक्सेस उस व्यक्ति ने पाया है, क्या उस सक्सेस को मैं रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ? सवाल ये है। ठीक है? तो फिर से वही एक चीज है कि चाहना एक अलग बात होती है, और उस चाहत को या वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये समझना और वो काम करना, ये अलग बात है। तो इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत काम में आता है। ठीक है? अगर हम एक डिफरेंस की बात करें, जो एक सक्सेसफुल एजेंट और एक ऑर्डिनरी एजेंट में जो डिफरेंस होता है, जो एजेंट, जो आप चाहे, आप जिसको भी रोल मॉडल आप मान रहे हो अपनी जिंदगी में, या जिस व्यक्ति की तरह आपको बनना है, तो एक सक्सेसफुल एजेंट और एक ऑर्डिनरी एजेंट में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, वो है माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, यही एक चीज है जो डिफरेंशिएट करती है एक सक्सेसफुल एजेंट में और एक ऑर्डिनरी एजेंट में। और ये हर फील्ड में है, सिर्फ इंश्योरेंस फील्ड की ही बात नहीं है। जिंदगी में हर चीज में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है और एक अगर व्यक्ति है जो नहीं है, तो उन दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है, और वो है माइंडसेट का डिफरेंस है। आपका माइंडसेट कैसा है, इस बात पे सारी चीजें निर्भर करती है। दो सेमीफाइनल हमने देखी है, एक इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो एक मैच में एक बॉलर 7 विकेट ले रहा है, जहाँ पे एक बॉलर को एक भी विकेट नहीं मिल रही है, बाकी के बॉलर को एक एक विकेट मिल रही है। तो ऐसा क्या है जो ये अलग कर रहा है? पिच वही है, ठीक है, कंडीशंस वही है, बॉल भी वही है, इस आदमी के लिए कुछ अलग नहीं है। तो क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? तो डिफरेंस होता है कि आप उस गेम को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, आपका माइंडसेट क्या है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो उस गेम को आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, उस माइंडसेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। सेकंड सेमीफाइनल में भी सेम चीज है कि जहां पे बैट्समैन स्कोर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, वहां पे एक बैट्समैन ने 101 रन बना रहा, जहाँ पे उनका कैप्टन तो जीरो पे आउट हो गया। और आप देख सकते हो कि बाकी के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे रन बनाने के लिए। वहीं पे एक बैट्समैन है डेविड मिलर, जिसने 101 रन बनाए। सेम पिच है, सेम कंडीशंस है, वही बॉलर्स है, तो ये उतना अलग क्यों कर पा रहा है? ये डिफरेंशिएशन है उसके अप्रोच में, उसके माइंडसेट में। आपका माइंडसेट जो है, वही डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकता है। तो बाकी के बैट्समैन स्कोर नहीं कर पा रहे, और वहां पे ये एक आदमी स्कोर कर रहा है। बाकी के बॉलर्स रन नहीं बना, उसको विकेट्स नहीं ले पा रहे, और वहां पे एक आदमी जो है विकेट के ऊपर विकेट ले रहा है। ये डिफरेंशिएट करता है कि आपका अप्रोच, आपका माइंडसेट, आप किस तरीके से उस गेम में अप्रोच कर रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, बाकी की परिस्थितियों का असर आपके ऊपर क्या हो रहा है। बाकी के बैट्समैन तो एक एक आउट हो रहे हैं, एक आदमी वहां पे खड़ा होके खुद लड़ रहा है। ठीक है, तो बाकी के कंडीशंस का इन लोगों के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है। बाकी बॉलर्स को अगर विकेट नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे तो मिल सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है आपका माइंडसेट। तो हमारे लिए भी जिस तरीके से हम सेल्स को अप्रोच करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी कुछ चीजें डिपेंड होती है। ठीक है? हमारे लिए कभी भी कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं होंगे। मार्केट में जब हम जाते हैं तो मार्केट हमारे लिए वेलकम मोड में कभी नहीं होता है, या क्लाइंट हमारा इंतजार नहीं कर रहा है कि आप कब आएंगे और मैं कब आपको पॉलिसी दे दूंगा, या आपके आपके साथ में कब बिजनेस करूंगा, नहीं होता है। हमें वो कंडीशंस फेवरेबल बनाने पड़ते हैं हमारे लिए। ठीक है? बाकी क्या हो रहा है, बाकी लोगों का बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी लोग मार्केट के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपने काम पे होना जरूरी है। सो माइंडसेट जो है आपका, वो आपके लिए डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकता है। अब दो तरीके के माइंडसेट होते हैं।
एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब क्या है कि ये चीजें जो है फिक्स्ड है, मेरे दिमाग में वो चीजें बैठ गई है, अब मैं इसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। चीजों को देखने का नजरिया जो है मेरा, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि जहां पे मैं उसके अलावा भी सोच रहा हूँ कि ये भी हो सकता है, बाकी की जो भी कंडीशंस है उनके ऊपर मैं नहीं सोच रहा हूँ। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस समझना है कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या है और ग्रोथ माइंडसेट क्या है, तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो जिस आदमी का माइंडसेट फिक्स्ड होता है वो उन चैलेंजेस को अवॉइड करने की कोशिश करता है, उसके लिए लगता है कि ये रुकावटें हैं, तो इनको छोड़ दो। ठीक है, आज मैं मार्केट में जा रहा हूँ जहाँ पे लोग, हो सकता है मुझे ना कह रहे हैं या उतना फेवरेबल रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं मार्केट में जाना ही अवॉइड कर रहा हूँ। क्या फायदा है जाने से? लेकिन जिस आदमी का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो इन चैलेंजेस को अपनाता है। ठीक है, वो इन चैलेंजेस से डरता नहीं है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको उसके काम से मतलब है। तो चैलेंजेस, उसको पता है कि चैलेंजेस कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है जहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं होगा मार्केट में, हमारे लिए बहुत आसान होगा, नहीं होगा। किसी भी फील्ड में आप देखो, हर फील्ड में है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे होते, कोई और काम कर रहे होते, तो वहां पे भी सेम होता, चैलेंजेस तो रहेंगे। तो फिक्स माइंडसेट वाला आदमी क्या करता है, अवॉइड करता है चैलेंजेस को, और ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी जो है वो उनको एम्ब्रेस करता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स, जो रुकावटें आती है। ठीक है, तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला आदमी है वो गिव अप इजीली कर देता है कि नहीं होगा यार, नहीं होगा। आजकल तो लोग इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आजकल तो सब लोग म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है, तो चलो वो ट्राई कर लेते हैं। या हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ईजी है सेल करने के लिए, तो वो ट्राई कर लेते हैं। जैसे वहां पे कुछ रुकावट आना शुरू हो जाती है तो बोलते हैं कि यार वो भी नहीं हो रहा है, वहां पे भी नहीं हो रहा है। ठीक है? तो काफी सारे एजेंट्स मैंने देखे कि ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं हो रहा है वहां पे, तो चलो मैं जाता हूँ और मैं काम करता हूँ कि चलो म्यूचुअल फंड भी कर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कर लेते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी कर लेते हैं, और कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं। क्योंकि जहां पे चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जहां पे कुछ रुकावट आना शुरू हो जाते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते नहीं है। जो व्यक्ति जिसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, वो एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, वो रास्ता ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं, अगर ये रुकावट है तो उस रुकावट से पार में कैसे जा सकता हूँ, उसके बारे में सोचेगा। एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्ति को लगता है कि यार एफर्ट तो फ्रूटलेस है, फ्रूटलेस का मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, आजकल लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ, 3-4 कॉल किए मैंने, तो कुछ फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो पांचवा कॉल करने से मतलब क्या है, वो भी आदमी वही बोलेगा मुझे। तो जिन लोगों का माइंडसेट जो फिक्स्ड होता है, तो उनको लगता है यार कुछ जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है मार्केट में जाने से, क्योंकि वैसे भी बिजनेस नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का भी नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा है, तो गलती मुझ में नहीं है, गलती मार्केट में है। तो जाने से मतलब क्या? जो ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी है वो ये सोचता है कि जो अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं ज्यादा कॉल करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगा। हो सकता है 3 लोगों ने मुझे ना बोला, हो सकता है 4 लोगों ने मुझे ना बोला, लेकिन हो सकता है पांचवा आदमी मुझे ना बोले, तो इसलिए वो पांचवा कॉल करने के लिए हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो समय मैंने मार्केट में अभी तक बिताया है वो वेस्ट नहीं गया है। ठीक है, होता है, कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। जिस व्यक्ति को मैं मिल रहा हूँ हर व्यक्ति मुझसे पॉलिसी नहीं लेगा। ठीक है, ये उस आदमी को पता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो ही मुझे सक्सेस मिलेगा, वरना अगर मार्केट में नहीं जाऊंगा तो मुझे वैसे ही नहीं मिलने वाला। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई लांछन लगा रहा है या आपको कुछ बोल रहा है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये भी होता है कि दो तरीके से क्रिटिसिज्म होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। तो कई बार अगर आप अपने लीडर के साथ अगर बात कर रहे हो या किसी और व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हो, तो और अगर वो आपको कोई कह रहा है नहीं आप ये करो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप ये करो, ठीक है, आप ज्यादा कॉल नहीं कर रहे हो, आप कॉल करो। तो जो फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति है वो इस क्रिटिसिज्म को अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा,
बोलेगा यार कॉल करो, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन कॉल नहीं करने से हो नहीं रहा है। तो इग्नोर करना शुरू कर देगा क्रिटिसिज्म को या फीडबैक को। इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ और आप मुझे जो बता रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है, और कॉल करो, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, इससे क्या बिजनेस होगा? तो अवॉइड करना शुरू कर दो। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति है वो क्रिटिसिज्म को अपनाता है या फीडबैक को अपनाता है। तो कहते हैं ओके ठीक है, ये अगर मैं नहीं कर रहा तो ओके ठीक है, चलो मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। कई बार होता है कि आप अपने लीडर से बात करते हो और वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि यार इनको बताने में क्या जाता है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, वो उन बातों को सुनते हैं ध्यान से और उन बातों के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। जब मैं बाकी लोगों का सक्सेस देखता हूँ तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला आदमी होता है उसको डर लगता है या उसको जलस लगता है, जलन होती है। या फिर मैं कहता हूँ उसका तो होना ही था, उसके पास तो इतना नेटवर्क अच्छा है, उसके पास लोग इतने अच्छे, उसके कॉन्टैक्ट अच्छे, तो आपको किसने मना किया है वो कॉन्टैक्ट बनाने के लिए या वो नेटवर्क बनाने के लिए? आपको किसने मना नहीं किया? तो बाकी लोगों के सक्सेस में जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला आदमी होता है उसे डर लगना शुरू हो जाता है कि अब मेरा बिजनेस गया। ठीक है, आपके एरिया में कोई और एक नया एजेंट अपॉइंट होता है, आपको पता चलता है कि ये एक एजेंट नया आ गया, तो हमें डर लगता है। तो हमें लगता है कि अब तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये आके मेरा बिजनेस लेके जाएगा। क्या? जो ग्रोथ माइंडसेट वाला आदमी होता है वो बाकी लोगों के सक्सेस में इंस्पिरेशन ढूंढता है कि अगर वो आदमी कर सकता है ना तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर वो कर रहा है इसी मार्केट में, अगर वो भी काम कर रहा है, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। वो थ्रेट नहीं देखता है, वो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अरे वो बिजनेस तो हो रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो हो रहा है बिजनेस, वो अगर एमडीआरटी बन सकता है तो मेरे लिए भी चांस है एमडीआरटी बनने का। क्योंकि मार्केट भी वही है, पॉलिसीज भी वही है, कंडीशंस भी वही सेम है, सब कुछ सेम है। तो उस सारी सिचुएशन में अगर वो आदमी कर रहा है तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। तो अब वो व्यक्ति जो है जिसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है, वो डरता नहीं है। सो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जो है वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, वो इजीली गिव अप कर जाते हैं। एफर्ट डालना उनको लगता है कि यार इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी आपको दे रहा है तो वो भी हम ऐसा लगता है कि यार तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो, मुझे पता है। और बाकी लोगों को अगर मैं सक्सेस देख रहा हूँ तो डर लगता है कहीं ना कहीं मुझे, या मुझे जलन होती है। और इस कारण से क्या हो जाता है कि ये लोग जो है वो जल्दी गिव अप कर जाते हैं और जो भी पोटेंशियल है आपका, उस पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी ही टीम में कुछ लोग आए, कुछ लोग चले गए बहुत जल्दी। कुछ लोग गिव अप कर देते कि नहीं हो रहा है मुझसे, क्योंकि माइंडसेट सिस्टम में बदलने के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। तो उसके अपोजिट अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले आदमी की बात करें हम, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है? कोई अगर रुकावटें आ जाती है तो उसमें से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। उसको पता है कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो ही मुझे सक्सेस मिलेगा और उसके लिए मुझे मार्केट में जाना जरूरी है। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उसको दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये मुझमें कमी हो सकती है, मुझे इसके ऊपर काम करना जरूरी है। वो अपने लीडर से दूर नहीं भागता है, वो उनके पास जाके बैठता है। वो बाकी लोगों के सक्सेस में इंस्पिरेशन ढूंढता है, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और उस कारण से वो हायर लेवल्स का अचीवमेंट कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है। ठीक है, सारा खेल जो है वो हमारे दिमाग का है। आप एक सिचुएशन को या अपने बिजनेस को आप किस तरीके से देख रहे हो? आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या आप मार्केट में चैलेंजेस? ठीक है, मैं अगर आपको मेरा ही एग्जांपल दूं तो इस महीने में ये दिवाली की वजह से तो थोड़ा अपॉइंटमेंट्स भी कम हो रहा है। तो मेरा जो भी टारगेट है मंथली, जो भी मेरा टारगेट होता है कि इस महीने में इतना इनकम आना चाहिए, तो उस हिसाब से अभी तक मैं 40% पे पहुंचा।
अभी भी 60% बाकी है। और मेरे सामने ये चैलेंजेस है कि जो भी मेरे कॉल्स मैंने प्रोजेक्ट करके रखे थे या जिन लोगों से बात करके रखे थे कि दिवाली के बाद मिलते हैं, तो जहाँ पे मैंने फॉलोअप लेना शुरू किया था पिछले 2 दिन से, तो वहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आया कि कुछ लोग अभी भी बाहर है, छुट्टी पे है, कुछ लोग अभी जा रहे हैं। तो 90% जो अपॉइंटमेंट्स है वो पोस्टपोन हो रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन को अप्रोच करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं कह सकता हूँ यार मैंने तो कोशिश की लेकिन अभी नहीं हो रहा है, तो अभी चलो जाने दो, इस महीने तो कुछ होने वाला ही नहीं है। या मेरे सामने दूसरा एक रास्ता है कि मैं कल से नए अपॉइंटमेंट्स ओपन करना शुरू करूँ, नए तरीके से कॉलिंग करना शुरू करूँ, जितना हो सकता है इस महीने के एंड तक मैक्सिमम जितने अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं, जितने कॉल्स मिल सकते हैं, उतनी करने की कोशिश मैं करूंगा। ये दो रास्ते हैं मेरे सामने। अब मेरे लिए मैंने दूसरा रास्ता चुना है कि मैं कोशिश करूंगा कि नया कॉल ओपन करने के लिए। अब हो सकता है उसमें से कुछ अपॉइंटमेंट मुझे मिले इस महीने, कुछ हो सकता है अगले महीने मुझे मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो जो 60% का अभी भी गैप चल रहा है वो 60% ही रहेगा मंथ एंड तक, उसको मैं कम नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा इस महीने अगर कुछ मेरे अपॉइंटमेंट्स और मुझे मिल जाते हैं, नया कुछ बिजनेस आ जाता है इस महीने में, तो हाँ ये 60% को मैं कम कर सकता हूँ। और जो भी बचा हुआ है वो अगले महीने में पूरा करने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो ये दो रास्ते हैं, ये आपके पास भी ये दो रास्ते होते हैं। ठीक है। हम यही सोचते हैं कि अभी तो दिवाली हो गया है, दिवाली में खर्चा लोगों का बहुत हो गया है, तो अब क्या वो इन्वेस्ट करेंगे। ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक ही है, जाके लोगों से मिलना। बस उतना ही फोकस हमारा होना चाहिए। हो सकता है उसका रिजल्ट मुझे इस महीने मिले, हो सकता है उसका रिजल्ट मुझे अगले महीने मिले, लेकिन रिजल्ट मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और उस रिजल्ट आने के लिए मुझे वो एफर्ट डालना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आपका माइंडसेट, आपका अप्रोच, आप किस तरीके से करते हो एक सिचुएशन को, इसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड है। और सेल्फ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो सेल्फ मैनेजमेंट यही कहता है कि ये आपकी एबिलिटी है, आपके बिहेवियर को, आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को एक प्रोडक्टिव वे में कंट्रोल करना। ये सेल्फ मैनेजमेंट। आप किस तरीके से एक सिचुएशन को अप्रोच करते हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, और इन सारी चीजों को आप एक प्रोडक्टिव तरीके में आप किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अपने बिहेवियर पे कंट्रोल होना, अपने थॉट्स पे कंट्रोल होना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना, ये एक अच्छे सेल्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोशिश कर रहे हो आप या हार मान रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ मैनेजमेंट कुछ नहीं, एक राइट माइंडसेट बनाना अपने लिए, एक ग्रोथ माइंडसेट अपने लिए बनाना, यही होता है सेल्फ मैनेजमेंट। और उसके लिए कभी भी फेवरेबल कंडीशंस हमारे लिए नहीं होंगे, हमें उन कंडीशंस को अपने लिए फेवरेबल बनाना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए मार्केट में जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्लाइंट से मिलते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको एक इमेज भेजा था कि अगर आप अपने क्लाइंट का ख्याल नहीं रखोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स रखेंगे। और आजकल बहुत बार यही हो रहा है, अगर हम नहीं जा रहे तो कोई और उसके पास जा रहा है। और जितनी देर हम ज्यादा लगाएंगे उन लोगों के पास पहुंचने के लिए, उतना ही ज्यादा बिजनेस होने की प्रोबेबिलिटी है या चांसेस जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं। और फिर हम वहीं पे आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि मार्केट में बिजनेस नहीं है। सो सेल्फ मैनेजमेंट, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं डिटेल में। तो सेल्फ मैनेजमेंट के 7 लेवल्स है, 7 लेवल्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। एक है आपका गोल अलाइनमेंट, दूसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट, तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन, चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, पांचवा है एडेप्टेबिलिटी, एक सिचुएशन को आप किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग आपका, और आपका पर्सनल डेवलपमेंट।
ये 7 चीजें हैं जो डिफाइन करते हैं आपके सेल्स मैनेजमेंट को, 7 लेवल्स सेल्फ मैनेजमेंट के। अब एक-एक करके इन लेवल्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। क्या है? ओके, सो गोल अलाइनमेंट। गोल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? योर एबिलिटी टू अलाइन द टास्क विद गोल। तो गोल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम एक क्लाइंट के पास जाते हैं और हम क्लाइंट को कहते हैं कि सर आपको आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, आपके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम उस क्लाइंट को हेल्प करते हैं गोल को आइडेंटिफाई करने के लिए। और फिर उसके बाद उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, यानी कि जो भी सेविंग वो कर सकता है, जितना भी पैसा वो सेव कर सकता है, उस पैसे को हम सेव करना शुरू कर देते हैं, सेव करने में उसकी मदद करते हैं हम, ताकि उस गोल को वो पूरा कर सके। तो हम क्या करते हैं कि पैसे को उस गोल के साथ अटैच कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं। तो गोल होगा या तो मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग, या तो बच्चों का एजुकेशन, ये गोल हो सकता है। अब इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर महीना या हर साल मुझे कुछ पैसे सेव करने पड़ेंगे। तो ये अलाइनमेंट हम कर देते हैं कि इतना पैसा अगर आप सेव करेंगे तो आपका ये गोल पूरा हो जाएगा। सो ये अलाइनमेंट हम कर देते हैं कि जिससे उस गोल को वो पूरा कर सके। तो अगर वो व्यक्ति हर महीना या हर साल उतना अगर अमाउंट सेव कर रहा है, तो वो रिटायरमेंट के लिए उसके पास अच्छा खासा फंड क्रिएट हो जाएगा, या उसके बच्चे के एजुकेशन के लिए वो एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकता है। अब उसी तरीके से हमारे लिए भी हमारे गोल को असाइन करना, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसको उस गोल के साथ असाइन करना या अलाइन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। योर एबिलिटी टू अलाइन द टास्क विथ योर गोल। अब सबसे पहले तो हमारे लिए यह जरूरी है कि हमारा गोल क्या है। अगर कोई गोल नहीं है आपके सामने, अगर आपको पता नहीं कि आपको क्या करना है, तो फिर आप कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आप 2 कॉल करो या 4 कॉल करो या 10 कॉल करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस महीने आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं या अगले महीने आप जीरो पे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके लिए गोल बहुत जरूरी होता है। तो जो काम हम जाके क्लाइंट को बता रहे हैं ना, वो काम हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है कि अपने खुद के गोल डिसाइड करना। अब आपका गोल कुछ भी हो सकता है। आपका गोल ये भी हो सकता है कि मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं इस साल, और फिर उसके लिए इस 10 लाख रुपए अगर मुझे कमाना है तो उसके लिए मुझे हर महीना क्या काम करना पड़ेगा, हर महीना मेरा कितना इनकम होना चाहिए, ये मेरे लिए समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और उस हर महीने को वो उतना इनकम अगर मुझे चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे हर महीना 80,000 रुपये इनकम कमाना है, तो मैं साल का 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ। अब ये 80,000 कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपको एमडीआरटी बनना है, आपको सीओटी बनना है, आपको टीओटी बनना है, जो भी आपका गोल है, या आपको 5 लाख रुपए कमाने इस साल, या आपको 10 लाख रुपए कमाने इस साल, जो भी आपका गोल, वो गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और ध्यान में रखिए, एमडीआरटी एक डेजिग्नेशन है, लेकिन उसके साथ जो पैसा आपको आ रहा है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पैसा आपको कमा रहे हो आप यहाँ से, वो पैसे का इस्तेमाल आप कहाँ पे करने वाले हो, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस साल अगर आप 10 लाख रुपए कमाने का आपका गोल है, तो 10 लाख का करेंगे क्या? वो 10 लाख रुपए आपको कहाँ पे काम में आने वाले हैं? ठीक है, क्या उस 10 लाख से आप अपनी आने वाली जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आ सकते हो? अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो? किस कारण से आपको वो पैसा चाहिए? आपका गोल क्या है? ये जरूरी है। और उस गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास कितने प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए? ठीक है, मुझे कितने कॉल्स करने चाहिए, मुझे कितने मीटिंग्स करने चाहिए, और मुझे कितने क्लोजिंग करनी चाहिए? तो ये जो काम हम करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग का, कॉलिंग का, मीटिंग का, क्लोजिंग का, क्या इस काम करने से मेरा वो गोल पूरा हो सकता है? ये अलाइनमेंट, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये अलाइनमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सिर्फ करने के लिए काम करने से कुछ नहीं होगा, वरना आप काम नहीं करोगे। मेजर प्रॉब्लम जो होता है वो हमारे सामने कोई गोल ही नहीं होता है, वो होता है। ठीक है? तो सबसे पहले गोल डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, और फिर इस गोल को आप देखिए कि उस गोल को पूरा करने के लिए आपको हर महीना क्या करना पड़ेगा, फिर हर हफ्ते क्या करना पड़ेगा, हर दिन आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा कि आपको अगर 10 लाख रुपए इनकम कमाना है, तो मुझे दिन का 1 कॉल करना चाहिए या 2 कॉल करनी चाहिए।
मेरा क्लोजिंग कितना होना चाहिए, मेरा एवरेज प्रीमियम कितना आना चाहिए, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। और कल मैं आपको एक कैलकुलेटर भेज देता हूँ एक्सेल का। तो जो भी आपका गोल है, आप उस गोल को उस कैलकुलेटर में डाल दीजिए। आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। मतलब एक रोड मैप जिसको हम कहते हैं, वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने प्रोस्पेक्टिंग कितना होना चाहिए, कॉलिंग कितना होना चाहिए, मीटिंग कितने आपके होने चाहिए, क्लोजिंग आपका कितना होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको समझना है उससे। लेकिन वो एक्सेल है। ठीक है। एक्सेल खुद काम नहीं करता है। तो रोड मैप तो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक चीज जो है वो काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है। वो डायरेक्शन मिल जाएगा आपको वहां से। वो आपकी मदद करेगा, वो एक्सेल आपकी मदद करेगा वहां से कि डायरेक्शन आपको देने के लिए वो एक्सेल आपकी मदद करेगा। लेकिन आखिरकार उसको पूरा करने के लिए जो है काम आपको ही करना पड़ेगा। तो काम क्या करना है, और जो मैं काम कर रहा हूँ क्या उससे मेरा गोल पूरा हो रहा है, ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, मैं फिर से आपको ये बात बताता हूँ जहां से हमने शुरुआत की थी। ये सिर्फ आपका और आप ही का बिजनेस है। आपका इस बिजनेस में जो भी सक्सेस है या फेलियर है उसके लिए खुद आप जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है। आपका डेवलपमेंट ऑफिसर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप एलआईसी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आपका क्लाइंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हो। तो अगर आप कुछ बदलाव लेके आना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए आपको एक डायरेक्शन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो एक्सेल वो डायरेक्शन आपको देने में मदद करेगा, लेकिन उस रास्ते पे चलना आपको है, उसको फॉलो करना आपके हाथ में है। सो गोल अलाइनमेंट। तो जो मैं काम कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, कॉलिंग कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, क्लोजिंग कर रहा हूँ, क्या उससे मैं मेरा गोल पूरा कर रहा हूँ, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा टाइम है। सो एबिलिटी टू कंट्रोल हाउ यू यूज योर टाइम। क्योंकि टाइम को तो हम प्रोबेबली मैनेज नहीं कर सकते। 24 घंटा तो 24 घंटा ही रहेगा। मैं उसको 26 नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको 30 नहीं कर सकता हूँ, या उसको 20 नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? तो जो भी अवेलेबल टाइम है मेरे लिए, उस अवेलेबल टाइम का मैं इस्तेमाल किस तरीके से कर सकता हूँ, ये मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं टाइम को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मैं एक पार्ट टाइम एजेंट हूँ, तो पार्ट टाइम एजेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, समय नहीं होता है मेरे पास। क्योंकि मंडे से लेके सैटरडे तक मैं काम में रहता हूँ। जो काम मैं कर रहा हूँ, जॉब अगर मैं कर रहा हूँ या मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, तो वहीं पे हूँ। तो एक दिन मुझे मिल जाता है छुट्टी का, अब वहां पे भी और काम करना है, तो वो और तकलीफ होती है। तो मैं टाइम को कैसे मैनेज कर सकता हूँ मेरे लिए, क्योंकि मंडे से लेके सैटरडे तक या फ्राइडे तक मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ काम करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि आप शाम को जाके मिलते आओ, तो शाम को जब हम आते हैं वापस 7-8 बजे, तो वो एनर्जी नहीं रहती है काम करने की। और हम जो लोग के सामने कुछ गोल है, वो लोग ये भी करते हैं, वो लोग ये भी करते हैं। ठीक है? अब एक सिंपल बात सोच के देखिए कि क्या आप दिन में 5 लोगों को कॉल कर सकते हो? 5 लोगों को कॉल, टेलीफोन, मैं बात कर रहा हूँ, फोन। वैसे तो हम दिन में बहुत सारे लोगों को फोन करते हैं। क्या 5 लोगों को मैं कॉल कर सकता हूँ? क्या उस हफ्ते का सैटरडे को या संडे को मैं कुछ अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकता हूँ उस हफ्ते में? अगर मैं जाके रोज एक व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा हूँ मेरे काम की वजह से, तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ कि दिन में 5 लोगों को कॉल करूंगा मैं, और मैं ये कोशिश करूंगा कि सैटरडे और संडे को मेरे 5 से 6 कॉल हो जाए। क्या वो काम मैं कर सकता हूँ? ठीक है। तो आप किस तरीके से अपने समय का यूटिलाइजेशन करते हो, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। और इसके ऊपर जैसे हमने लास्ट सेशन में, जैसे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो हमने सेशन लिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रेड एक्टिविटीज है, येलो एक्टिविटीज है, और ग्रीन एक्टिविटीज है। ठीक है। तो हमारा समय जो है इन 3 एक्टिविटीज में जाता है, ग्रीन एक्टिविटीज, येलो एक्टिविटीज, रेड एक्टिविटीज। अब हमारे लिए सबसे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो है वो ग्रीन एक्टिविटीज है, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा समय जाना चाहिए। तो ये कौन सी एक्टिविटीज है? प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकॉलिंग, क्लाइंट मीटिंग्स, नॉलेज अपडेशन। यही काम जो है प्रोडक्टिविटी को लीड करेगा। मतलब ये काम करने से मेरी जेब में आज नहीं तो कल पैसा आएगा, और जिसकी वजह से मेरा जो भी गोल है या मेरा आपका जो भी टारगेट है वो पूरा हो सकता है। तो आपका सबसे ज्यादा समय जो है इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में जाना आपके लिए बहुत जरूरी है।
प्रोस्पेक्टिंग, टेलीकॉलिंग, क्लाइंट मीटिंग्स, नॉलेज अपडेशन। यहाँ पे सबसे जो भी समय आपके लिए अवेलेबल है काम करने के लिए, आप 2 घंटा काम कर रहे हो या आप 8 घंटा काम कर रहे हो, तो जितना भी समय आप दे रहे हो इस बिजनेस के लिए, उसमें सबसे ज्यादा समय जो है आपका इन एक्टिविटीज में जाना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग के लिए, टेलीकॉलिंग के लिए, क्लाइंट मीटिंग के लिए, क्योंकि यही करने से आपकी जेब में पैसा आएगा, आज आएगा या कल आएगा। जैसे प्रोस्पेक्टिंग करने से आज अगर आप 4 लोगों का नाम ऐड करते हो अपनी लिस्ट में, तो आज आपको वहां से कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन कल आपकी जेब में पैसा आने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये लोग एक्टिविटीज होते हैं सपोर्टिव एक्टिविटीज, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है या क्लाइंट को सर्विसिंग देना है, ये भी जरूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, क्लाइंट सर्विसिंग, ये भी जरूरी है, लेकिन पूरा दिन इसी में नहीं जाना चाहिए। मैं ब्रांच गया था सवेरे एक काम के लिए, एक डॉक्यूमेंट देना था मुझे और पूरा दिन मेरा वहीं पे निकल गया, ये नहीं होना चाहिए। ये सपोर्टिव एक्टिविटीज है, ये भी जरूरी है। क्लाइंट सर्विसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस दी तो मुझे उससे और बिजनेस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी जरूरी है। लेकिन सारा का सारा समय अगर मैं यही करता रहूंगा तो नया बिजनेस कहाँ से लेके आऊंगा? ठीक है, अगर मैं ब्रांच जा रहा हूँ तो मेरा काम खत्म करके मुझे ब्रांच से निकलना चाहिए, पूरा का पूरा दिन वहां पे बैठ के बिताना नहीं चाहिए मुझे। सो दीज आर सपोर्टिव एक्टिविटीज, जो येलो एक्टिविटीज है। इन दो को छोड़ के, ग्रीन और येलो एक्टिविटीज को जो भी आप कर रहे हो, दीज आर ऑल टाइम वेस्टर्स। आपका सबसे कम समय यहाँ पे जाना चाहिए। दीज आर ऑल, बाकी तो सारा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, दीज आर ऑल टाइम वेस्टर्स। तो कम समय आपका यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन रहना, ऑनलाइन देखना, वो रील्स देखते रहना। अब आप ऑनलाइन जो समय आप बिता रहे हो, लगभग हम 2 से 4 घंटा बिताते हैं ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर। तो वहां पे जाइए, आप कुछ पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए। पढ़ने के लिए दुनिया भर का आपको नॉलेज अवेलेबल, कंटेंट अवेलेबल है, आपको मटेरियल अवेलेबल है आपको ऑनलाइन। आप सर्च कीजिए रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लानिंग के ऊपर, आपको कितने आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप पढ़िए इसके ऊपर। ठीक है, 15 मिनट एक आदत लगाए, रोज 15 मिनट। अब ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ, वो मैंने आपको जैसे बताया था शुरुआत में, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो वहां से मुझे आइडिया मिल गया, क्योंकि चलो इसके ऊपर भी हम एक सेशन कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने भी उतना सीरियसली नहीं सोचा था। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये अपने लिए बहुत काम की चीज है। तो पढ़िए, कहीं ना कहीं वो काम में आ जाता है, वेस्ट नहीं होता। हो सकता है आपको नया पॉइंट मिल जाए, एक नया स्टेटमेंट मिल जाए, जिससे आप अपने क्लाइंट के साथ और अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, या और कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट को दे सकते हो। 15 मिनट, 15 मिनट उतना समय तो हम दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं निकाल सकते तो फिर आप सोचिए आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे आपका समय जा रहा है। 15 मिनट रोज का, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़िए। यूट्यूब पे हम जाते हैं, वहाँ पे काफी सारे एंटरटेनमेंट की वीडियोस हम देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि कोई एक अच्छा टॉपिक के ऊपर एक अच्छे स्पीकर का कोई वीडियो देखो, कुछ एक नया आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, 15 मिनट वो समय हमारे लिए देना, कुछ नया पढ़ने के लिए, कुछ नई चीज समझने के लिए। और यही जो है ना, ये आपका बिजनेस ग्रो करने में आपको मदद, ये 15 मिनट आपको काफी हेल्प करेंगे आपके आने वाली जिंदगी में, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। ट्रैफिक सिग्नल को याद रखिए। ये जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, जब भी ट्रैफिक सिग्नल देखेंगे ना, इसको याद कीजिए कि क्या आप कर रहे हो, आपका आज का दिन कहाँ पे जा रहा है, क्या किया आपने, एनालाइज कीजिए उस चीज को। और सबसे आपका ज्यादा समय जाना चाहिए ग्रीन एक्टिविटीज में, उसे समय जाना चाहिए आपका येलो एक्टिविटीज में, सबसे कम समय जो है रेड एक्टिविटीज। सेल्फ मोटिवेशन, तीसरा लेवल है सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने आप को कैसे देख रहे हो। ठीक है, तो एक इमेज मुझे मिली थी, ये कल ढूंढ रहा था रात को मैं, तो एक इमेज मिली, बहुत अच्छी इमेज लगी मुझे। तो आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू स्टे मोटिवेटेड एंड अकम्प्लिश द टास्क। अपने आप को मोटिवेटेड रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है।
मोटिवेशन के लिए एक्सटर्नल कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो ज्यादा काम नहीं करता, 1-2 दिन काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करता है। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो आपको दूर तक लेके जाएगा, ठीक है? सेल्फ मोटिवेशन ये जरूरी है। अपने आप को बताना कि नहीं, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो इस महीने मैंने 4 ही कॉल किए, 4 कॉल से क्या होगा, और कॉल करने चाहिए मुझे, तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा। सेल्फ मोटिवेशन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। खुद को दया मत दिखाइए, ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, सेल्फ पिटी जिसको कहते हैं, सेल्फ पिटी। अपने आप पे दया करो, यार मैं तो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। अपने आप को ये समझाना कि तू गलत नहीं है, तू सही है, कि तू कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, कंडीशन ही ऐसे है, नसीब ही मेरा खराब है, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी नहीं मिलता है, ठीक है? तो मेरे नसीब में नहीं है, या मेरा नसीब भी ठीक नहीं है। ये जो है ना सेल्फ पिटी, अपने आप को दया दिखाना, ये आपको सबसे ज्यादा नीचे लेके आता है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना, आज का दिन जो है वो मेरे लिए अच्छा जाएगा, आज मैं 2 कॉल और करूंगा, 1 कॉल और करूंगा, अभी तक मेरे इसमें इतना ही बिजनेस हुआ है, तो मुझे और करना चाहिए वरना मेरा गोल पूरा नहीं होगा। आपका फोकस जो है आपकी गोल के ऊपर होना जरूरी है, वहां से हटना नहीं चाहिए, ठीक है? इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? और देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, एक सिंपल बात मैं आपको बता सकता हूँ। आज की तारीख में जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास स्किल है, उससे भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है? मैं फिर से एक बात कहता हूँ, मान के चले कि आज के बाद आपने कुछ भी नया नहीं सीखा है, कुछ भी नया स्किल डेवलप नहीं किया है, फिर भी जो भी है आज आपके पास, उससे भी आप सक्सेस पा सकते हो। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और मार्केट में जाके रोज कॉल करने पड़ेंगे। ये सिंपल चीज अगर आप करते हो ना, तो आप बिना नया कुछ सीखे हुए भी ये जो नॉलेज है, आपने इतने साल का जो आपके पास नॉलेज है, उससे भी आप अच्छा आप बिजनेस कर सकते हो। तो अपने आप पे भरोसा रखिए। वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है हमारे लिए कि सेल्फ बिलीफ, जिसको हम कहते हैं सेल्फ बिलीफ, वो नहीं होती। हम अपने ऊपर ही डाउट लेना शुरू कर देते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये प्रॉब्लम उस आदमी से मैं कैसे जाके मिलूं, ठीक है? हाँ, कई बार देखिए, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है मार्केट में जो बहुत ओपन है, जहाँ पे बहुत कम लोग काम करते हैं, और वो एक्सएमएस है, या वो लोग जो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रीमियम दे सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं उन लोगों के पास जाने से, क्योंकि हमें खुद को लगता है कि यार मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, ठीक है? उसके सवालों को मैं फेस नहीं कर पाऊंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, वो भी हमारी तरह ही आदमी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पहले 2-3 कॉल आपके ठीक नहीं जाएंगे, आपको सीखने को तो मिलेगा, आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या बात करते हैं, इन लोगों की सोच क्या है, कम से कम वो तो पता चलेगा आपको। लेकिन आप जाओगे ही नहीं उस मार्केट में, तो आपको तो वहां से वो बिजनेस मिलने वाला नहीं है। और बहुत खाली मार्केट है, वहां पे ज्यादा लोग जाते नहीं है, क्योंकि वो डर के कारण से है, कि नहीं कैसे देगा मुझे, वो मांगने में मुझे डर लगता है, 1 लाख प्रीमियम बोलने में मुझे खुद को डर लगता है, 2 लाख रुपए प्रीमियम बोलने में। हम क्लाइंट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। कहाँ से देगा पैसे वो, क्या उसके पास इतना पैसा होगा, अगर मैं उसको 1 लाख बोलूंगा तो क्या वो दे पाएगा, अगर वो ना बोल दिया तो क्या होगा, तो चलो मैं उसको 15,000 बोल देता हूँ, कम से कम 15,000 तो दे सकता है। ये सोचना हमारा काम नहीं है, ठीक है? ये सबसे बड़ी गलती हम हमारे साथ करते हैं, कि हमें लगता है कि हमें वो एबिलिटी नहीं है जाके मिलने की, लेकिन आप जाओगे नहीं, सीखोगे कैसे? पहले 4-5 कॉल जाने दो, ठीक है? पहले 4-5 कॉल जाने दीजिए, नहीं होता है वहां से बिजनेस, नहीं होता है, छोड़ दो उसको, सीखने के लिए जाओ, सीखो वहां जाके, वो सबसे बढ़िया लर्निंग होगा आपके लिए, उससे अच्छा लर्निंग आपको कोई और नहीं दे सकता है, जो वो लोग आपको देंगे। आपको पता चलेगा उनकी सोच क्या है, आपको पता चलेगा वो क्या सवाल पूछते हैं, सारी चीजें आप धीरे धीरे फिर आप उस मार्केट में
अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन ये जरूरी है। ठीक है, जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं ना, डिजायर उनमें ज्यादा होता है, फियर बहुत कम होता है, डर उनको कम लगता है मार्केट को अप्रोच करने में, काम करने में। उनको डर कम लगता है, डिजायर, क्योंकि डिजायर इतना बड़ा है ना, मेरी इच्छा इतनी बड़ी है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो करना है, वो मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे वो एमडीआरटी बनना है, मुझे वो सीओटी बनना है, ये इच्छा, ये चाहत जो होती है उनकी, ये बहुत ज्यादा होती है। इसलिए वो जो डर होता है ना फेलियर का, वो बहुत कम होता है। इसलिए ये लोग वो अचीव कर पाते हैं। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि डर बहुत ज्यादा बढ़ता है, और वो इच्छा जो होती है, या जो चाहते हैं वो लोग, वो बहुत चाहत जो होती है उनकी, डिजायर जो होती है बहुत कम होती है। और वो जो डर है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है कभी। ऐसा नहीं कि जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनको डर नहीं लगता है, लगता है डर। ठीक है, आज ये सेशन में पहली बार ले रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं कि कैसे जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने कभी कोई सेशन नहीं लिया, लेकिन मैंने कहा कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे यार मजा नहीं आया, नो प्रॉब्लम, मैं और कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, और इम्प्रूव कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो भी फीडबैक है मैं उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से ले सकता हूँ। तो ठीक है, अगर लोगों को अच्छा नहीं लगा है, तो हो सकता है कि ठीक है, मैं ठीक तरीके से नहीं समझा पाया लोगों को। यार ये नहीं है कि गलती आप लोगों की है, गलती कहीं ना कहीं मेरी है उसमें। कि अगर आपको आज के सेशन में अगर अच्छा नहीं लगता है, या अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये ठीक तरीके से मुझे समझ में नहीं आया, तो गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो डर ये जो है, ये कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है। तो थोड़ा नर्वसनेस मुझे हर सेशन के पहले आता है, लेकिन वो डिजायर ज्यादा अगर है आपका, तो डर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो स्ट्रगल करते हैं ना लोग, उनमें फियर बहुत ज्यादा होता है। जाऊंगा तो क्या होगा, क्या उसको मिलूंगा तो पॉलिसी देगा। सवाल तो सर वहां से शुरू हो जाता है कि क्या वो आदमी मुझे मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, और मिलेगा तो क्या अपॉइंटमेंट देगा, अपॉइंटमेंट देगा तो क्या बात करेगा। ठीक है, यहाँ से सारी चीजें शुरू हो जाती है। वो डर जो है वो आपको रोक देता है, और वो इच्छाएं जो है आपकी, वो बहुत कम हो जाती है डर के आगे। सो अपने डिजायर्स को बढ़ाए, फियर को कम कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। वो ना ही तो बोल रहा है, और क्या करेगा। लेकिन जब वो आपको ना बोल रहा है ना, आपको कुछ सिखा रहा है वो लर्निंग पे फोकस कीजिए, उस नो पे फोकस मत कीजिए, लर्निंग पे फोकस करो। वो डर जो है उसको हटा के मार्केट में जाके लोगों से मिलना शुरू करो। फोर्थ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, योर एबिलिटी टू अप्रोच वर्क क्लियरली। कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो अगर मैं कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस तो मेरे लिए रोज का काम हो सकता है। ठीक है, और कई बार अभी देखिए, जो लोग, जिन लोगों का 5 लाख कम है एमडीआरटी के लिए, 10 लाख कम है, 4 लाख कम है, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे कि कैसे होगा, कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, एक ही महीना बचा है, क्योंकि अगर सबमिट करूंगा, लॉगिन करूंगा तो क्या इश्यूएंस होगा, कोई अगर अंडर राइटिंग का कोई अगर इशू आ गया वहां पे, कोई नया अगर कुछ मांग लिया, या मेडिकल को चला गया केस, तो ये सारी चीजों को क्या है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गलतियां हम करते हैं स्ट्रेस में। ठीक है? तो अगर आप इस वक्त का इंतजार ही नहीं करते, आपके पास जनवरी से लेके अभी तक जो है 11 महीने हैं, तो एमडीआरटी बनने के लिए आपके पास ऑलरेडी 11 महीने, 11 महीने में अगर मैं सही काम कर लेता, सही तरीके से, अगर मैं वो एक महीना छोड़ देता, और मैं मेरा पूरा प्लानिंग 11 महीने में ही कर देता, तो हो सकता है अक्टूबर में आप एमडीआरटी बन जाते। आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है उस चीज का, या हर चीज को लास्ट मोमेंट पे रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एक जो कॉमन चीज मैंने देखी, हम शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, जान फेब मार्च बहुत जोश होता है कि नहीं है इस साल मुझे करना है। ठीक है, तो जान फेब मार्च में बिजनेस करना शुरू कर देता हूँ, बिजनेस भी मेरा अच्छा हो जाता है। फिर अप्रैल में जून, ठीक है, अप्रैल में जून जैसे ही शुरू हो जाता है, तो मेरा एक दिमाग जो है मुझे एक बात बता देता है, ये तो छुट्टी का सीजन चल रहा है, अभी छुट्टी लेते हैं। तो जान फेब मार्च में तो मैंने बहुत काम कर लिया,
आप क्या कर लेते, अप्रैल में जून वैसे भी कहाँ होता है बिजनेस, अप्रैल में जून, ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं। फिक्स माइंडसेट, ये माइंडसेट, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई, अप्रैल में जून में काम ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि काम नहीं होता है। आजकल आप देखिए, पहले क्या होता था, पहले अगर आप 10 साल पहले की अगर बात करते तो मैं आपकी बात मानता कि मार्च में ही मेजॉरिटी बिजनेस होता है हमारा। फेब में, मार्च में पहले मेजर बिजनेस जो है 40% 50% बिजनेस आपका साल का एक ही महीने में होता था। अब वैसे सिचुएशन नहीं रही है। अब बिजनेस स्प्रेड हो चुका है, 12 महीने में बिजनेस आपका होता है। लेकिन वो एक पुरानी बात जो दिमाग में बैठ गई है ना, अप्रैल में जून बिजनेस नहीं होता, अप्रैल में जून छुट्टी। ठीक है, मार्च हो गया खत्म, ओके चलो, तो लोगों का टैक्सेशन का खत्म हो गया, अब इस साल लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अब कौन इन्वेस्ट करेगा? हर आदमी सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट नहीं करता, उसके अलावा भी लोग होते हैं। कुछ लोगों को इनिशियली स्टार्ट करना है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं, पिछले साल मेरा प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं हुआ, इस साल मैं अप्रैल से ही प्लानिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्लाइंट ये सोच रहा है कि नहीं, इस साल मुझे अप्रैल से स्टार्ट करना है, क्योंकि पिछले साल मेरा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, कुछ बचा है अभी भी मेरे लिए, वो नहीं कर पाया मैं, तो मुझे अप्रैल से स्टार्ट करना है। और मैं सोच रहा हूँ अप्रैल में छुट्टी है। ठीक है, तो काफी बार मैंने देखा ये साइकिल, मुझे समझ में नहीं आता है क्या मतलब, कहाँ से ये डेवलप हुआ है कि अप्रैल मई में बिजनेस नहीं होता है, और फिर आराम से हम अप्रैल में जून 3 महीने आराम कर देते हैं। फिर जुलाई के बाद फिर बच्चों का स्कूल शुरू होने दो, फिर सब कुछ होने दो, फिर उसके बाद में बिजनेस मोड में आ जाता था। फिर क्या आता है, बारिश आ जाती है, फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है, मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। ठीक है? फिर ये सोचते सोचते अगस्त सितंबर, फिर उसके बाद तो सारे हमारे फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाते हैं, फिर गणपति आएंगे, फिर नवरात्रि होगी, फिर दशहरा होगा, फिर दिवाली होगी, तो वो पीरियड हम खो देते हैं बीच में। और फिर आके पूरा स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर अक्टूबर के बाद अब कैसे होगा इस साल, अभी तक मेरा 10 लाख बचा है, इस साल कैसे करूँ, कैसे करूँ, क्या जवाब है उसका बताइए, कैसे करूँ अभी? एक सिंपल सवाल वही है, अभी तक क्यों नहीं किया? 6 महीने में फिर क्या किया, 8 महीने में क्या किया, 11 महीने में क्या किया, जो अभी सारा का सारा पूरा का पूरा काम आप एक महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं? तो ये बिजनेस को अप्रोच करने का सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच योर बिजनेस। अगर आप ठीक तरीके से छोड़ दीजिए, 12 महीना है एमडीआरटी बनने के लिए, लेकिन मेरे पास तो 10 महीने ही है, आप सोच के चलिए, मुझे तो अक्टूबर में ही कंप्लीट करना है, अक्टूबर इज द डेडलाइन फॉर मी, फिर उसके बाद जो भी आएगा बोनस। तो उस हिसाब से मैं प्लान क्यों नहीं कर रहा, क्यों अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा हूँ? और फिर अगर थोड़ा बहुत कम हो जाता है या नहीं होता है, 5 लाख से रह जाता है, 4 लाख से रह जाता है, फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं चलो, इस साल नहीं होता है, चलो अगले साल कर लेते हैं। फिर अगले साल स्टोरी तो चेंज नहीं हो रही है ना, वही हो रहा है। जैन फेब मार्च चलो अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, अप्रैल में जून छुट्टी, फिर जुलाई अगस्त के बाद शुरू करना, फिर ये सारे सीजन आना शुरू हो जाते, फिर वही स्टोरी रिपीट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आप किस तरीके से अपने काम को अप्रोच करते हो, आप अपना स्ट्रेस लेवल किस तरीके से मैनेज करते हो, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी, ये सबसे जरूरी है, एडेप्टेबिलिटी। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस व्हेन चेंज ऑकर्स। वो जो बदलाव हो रहा है ना, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और उसको एम्ब्रेस करना, उसको गले लगाना उस बदलाव को, ये जो आपकी एबिलिटी है, इसको कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आज की तारीख में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजनेस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बदलाव नहीं लेके आ रहे हैं हम अपने आप में। मार्केट तो बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों का चॉइस बदल रहा है। अगर लोग आज म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, ये कॉमन, बहुत सुना है मैंने इस ऑब्जेक्शन को, कॉमन, कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लोगों को इंटरेस्ट वहां पे ज्यादा है। देखिए, ऑप्शन आज लोगों के पास अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन आज उसको बीट करने के लिए या उस मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए मेरे पास भी तो एक प्रोडक्ट है, मेरे पास भी पेंशन प्लस है, मेरे पास भी एसआईपी है। तो मैं उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँ? मैं सिर्फ यही एक चीज सोच रहा हूँ कि मैं तो थक गया हूँ ये सोचते, मैं पूछता हूँ लोगों को आज कि आप क्यों नहीं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं?
ठीक है, तो वहां पे क्या है, SIP में 4,000 का मंथली आपको करना पड़ता है। प्रीमियम मंथली मिनिमम प्रीमियम 4,000। तो प्रॉब्लम क्या है, लोग तो 20,000 का SIP करते हैं महीने का। म्यूचुअल फंड में क्या आपको लगता है सब 500 और 1,000 का SIP करते हैं? तो 4,000 ये ऑब्स्टेकल कहाँ हो गया मेरे लिए, 4,000 रुपए। उल्टा आप ये सोचिए कि 4,000 है, उससे आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है, कमीशन 4% मिल रहा है मुझे। एक तरफ है कि मिनिमम प्रीमियम तो 4,000 रुपये उसको भरना पड़ेगा महीने का, और दूसरा है कि वहाँ पे कमीशन बहुत कम है, मुझे 4% वहाँ पे मिल रहा है। अब 0 से 4% अच्छा है ना। ठीक है, और मैं आपको कहाँ कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जाके आप सिर्फ यूलिप पे फोकस कीजिए। आप जीवन लक्ष्य और SIP, या जीवन लक्ष्य और पेंशन प्लस, इन दोनों को कॉम्बिनेशन क्यों नहीं करके दे रहे क्लाइंट को? हम जाके मार्केट में क्लाइंट को ये क्यों नहीं पूछ रहे कि सर, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है सर। एक सॉल्यूशन ऐसा है कि जहाँ पे सर गारंटेड आपको मिलेगा। ठीक है, सारा जो भी आपको मिलेगा वो गारंटेड आपको मिलेगा। और दूसरा सॉल्यूशन एक इस तरीके से है कि जहाँ पे सर एक पार्ट अमाउंट जो है हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ से थोड़ा रिस्क लेके आप थोड़े अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। तो सर दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, ये मैं क्यों नहीं पूछ रहा हूँ क्लाइंट को जाके मार्केट में। मैं क्यों इंतजार कर रहा हूँ उसका कि वो मुझे कहे कि यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है, या मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। मेरे पास भी तो ऑप्शन है ना, मैं वो ऑप्शन उसके सामने क्यों नहीं रख रहा हूँ? तो वो बदलाव अगर मैं अपने आप में अगर नहीं लेके आ रहा हूँ, तो मैं यही कहते रहूंगा कि मार्केट में चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है, उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा। सोचिए आप इस बारे में, जो मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी है, मार्केट आपको दे रहा है अपॉर्चुनिटी, सिर्फ मैं वो ले नहीं रहा हूँ। फर्क इतना ही है। SIP के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, पेंशन प्लस के बारे में आप नहीं जानते हो, आप जाइए अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ बैठिए, सीखिए उसको। अब दो कॉम्बिनेशन करके, अगर आप कॉम्बिनेशन करके दे रहे हो कि जहाँ पे मैं एंडोमेंट भी दे रहा हूँ उसको, और मैं उसको यूलिप भी दे रहा हूँ, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन आप अगर आप करोगे, ठीक है, तो जो जहाँ पे जीरो होने के चांसेस है ना, वहाँ पे आप अच्छा 20-25% का तो कमीशन आप कमा पाओगे। क्या बुरा है मुझे बताइए। ठीक है, लेकिन वो बदलाव लेके आने के लिए हम तैयार नहीं है। दूसरा ये डर लगता है कल मार्केट गिर गया तो क्या होगा। क्या होगा, हम अगर उसको दे रहे हैं 10 साल और 15 साल का पीरियड, अगर हम होराइजन उसको सब पहले ही बता रहे हैं उसको, तो सर आप इतने साल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ही आपको अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस है। और वो कहीं पे भी करो सर, आप म्यूचुअल फंड में करो या यहाँ पे करो, आपको कम से कम उतना समय तो देना ही जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो वो फंड आपका क्रिएट नहीं होगा पहली बार, और दूसरी बार आपका एवरेजिंग नहीं होगा। और अगर आप मार्केट का इतिहास उठा के देखते हो, तो 10 साल के पीरियड में मार्केट ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए, तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो क्लाइंट को उल्टा समझाता हूँ, मैं उसको कभी भी ये नहीं समझाता हूँ कि मार्केट बढ़ेगा तो क्या होगा, मैं उसको ये समझाता हूँ कि मार्केट गिरेगा तो क्या होगा। और अगर मार्केट गिरेगा तो भी हम किस तरीके से 10 से 12% रिटर्न आराम से कमा सकते हैं, मैं उसको उल्टा समझाता हूँ, जिससे उसको डर नहीं लगता है। फिर मार्केट जब नीचे आ जाता है तो उसका फोन नहीं आता है मुझे क्लाइंट का, उल्टा उसका फोन आता है कि सर अभी तो और नीचे आ गया है, अब कुछ करते हैं क्या, और कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो समझाने का तरीका होता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं उस बारे में सोच नहीं रहा, मैं सिर्फ दोष दे रहा हूँ कि आज मार्केट में बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरे पास सॉल्यूशंस है, मैं उस बारे में सोच नहीं रहा हूँ। तो अगर आप बदलेंगे नहीं अपने आप को, आप बदल जाओगे। क्या बदल जाएंगे? बदलने में देर नहीं लगेगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप बिजनेस बंद कर देंगे तो LIC का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, 13 लाख एजेंट है, आपकी जगह कोई और नया आ जाएगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ आपके सिवा। ठीक है, आपके और मेरे बिजनेस नहीं करने से सिर्फ आपको और मुझे फर्क पड़ेगा, किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए फिर से मैं वही बात, आपको ये बात मैं चाहता हूँ अपने दिमाग में डाल दो कि ये आपका और सिर्फ आपका बिजनेस है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आप और आप ही जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। जब ये बात आप समझ जाओगे ना, आपको बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
फिर आप दोष देना बंद कर दोगे किसी और को। तो जो बदलाव हो रहे हैं मार्केट में, उस बदलाव को एक्सेप्ट करो। ठीक है, उससे दूर मत भागो, एक्सेप्ट करो, ये होने वाला है, कल कोई और नया प्रोडक्ट आ जाएगा। 10 साल पहले प्रॉपर्टी के बारे में लोग सोचते थे, आप किसी के भी पास जाओ, बोलता है मैंने इधर प्लॉट लिया, उधर प्लॉट लिया है। आज प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लोगों को पता चल गया है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नहीं मिले। एक पीरियड था जहाँ पे कुछ लोगों ने बनाया है पैसा अच्छा, लेकिन ये कुछ ही लोग होते हैं। जैसे शेयर मार्केट में 90% लोग जो है, मतलब 10 में से 9 लोग पैसा कमा रहे हैं, एक ही आदमी पैसा कमा रहा है। तो कुछ ही लोग होते हैं जो पैसा बनाते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पैसा गवा रहे हैं। तो ये पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो उसके लिए वो 15 मिनट पढ़ने के लिए जो समय आपको देना है, इसमें अगर आप कुछ पढ़ेंगे तो कुछ नया इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा, उससे आप कुछ और क्लाइंट के साथ आप बात करेंगे, ये उसके लिए जरूरी है। डिसीजन मेकिंग, सिक्स लेवल है डिसीजन मेकिंग, योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस इश्यूज। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कहाँ जाए, क्या करें। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है? और जो अभी हमने बात की थी वही बात सेम यहाँ पे भी लागू होती है। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी है इसका। आपको प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, हर ऑब्जेक्शन के लिए आपके पास सॉल्यूशन है। ठीक है, हर कोई जाके आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। आज गारंटेड प्रोडक्ट का मार्केट भी उतना ही बड़ा है जितना बाकी के प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है, लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि आपकी जो बात है या आप जो मुझे बता रहे हो क्यों खरीदूं मैं, आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए, या आप कुछ बेच रहे हो इसलिए, क्यों खरीदूं मैं। ठीक है? सबसे बड़ा सवाल तो, पहला सवाल तो वही पूछता है, क्यों खरीदूं मैं, क्या मुझे इसकी जरूरत है। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट पिच कर रहे हो मेरे लिए। और वैसे भी मेरे हिसाब से इंश्योरेंस का तो मेरा काम हो चुका है, मेरे पास टर्म प्लान है, मैंने लिया है टर्म प्लान, या कंपनी ने मुझे रिस्क कवर दिया है, तो वो तो मेरा सॉल्व हो चुका है। तो और क्यों करूँ यार मैं इंश्योरेंस में। आपके पास एक टीवी है घर में, तो दूसरा टीवी लेके थोड़ी आएंगे, आप कोई बेचने के लिए आएगा तो आप उसको वही कहेंगे ना, ऑलरेडी है। जब तक वो खराब नहीं होता है, या जब तक उसके उससे बढ़िया टीवी अगर कोई मार्केट में नहीं आता रहता है जिसकी मुझे जरूरत है, तब तक मैं वो डिसीजन नहीं लूंगा। आप हर साल तो टीवी नहीं लेते हो ना, या हर साल आप फ्रिज चेंज नहीं करते हो। गाड़ी भी तो हम कम से कम 5 साल ही चलाते हैं ना, 5 साल के बाद ही सोचते हैं गाड़ी को चेंज करना। लेकिन तब तक मेरे पास तो है ऑलरेडी गाड़ी है, तो वही सेम प्रॉब्लम है। मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, मुझे करने की क्या जरूरत है। तो जरूरत क्या है मेरे लिए, वो तो कहीं उसके लिए हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम है मार्केट में आज, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है। तो मुझे मेरे बदलाव जो है मेरे अप्रोच में करने की जरूरत है। तो प्रोडक्ट से हटके अगर मैं उस व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू कर दूंगा, उसमें अगर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है, उसकी जरूरत में अगर मैं इंटरेस्ट लेना शुरू कर दूंगा, तो हो सकता है मेरे कई सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मेरा अप्रोच बदलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सेवेंथ है पर्सनल डेवलपमेंट, योर एबिलिटी टू ग्रो योर नॉलेज एंड योर स्किल्स। दिस इज योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपकी एबिलिटी, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके स्किल लेवल को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, कितने ट्रेनिंग अटेंड करते हैं आप लोग, सोचिए। आज तक जितने भी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड किए हैं, उसका जो भी मटेरियल आप लोगों के पास है, उसको अगर आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे ना, नया ट्रेनिंग अटेंड करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम है, नॉलेज लेना एक बात होती है, और उस नॉलेज को लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना अलग बात होती है। ठीक है? ये बात समझने की कोशिश कीजिए। 10 लोगों की 10 बात सुन के आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है? तो क्लैरिटी, जैसे मैं हमेशा मेरे क्लाइंट को ये कहता हूँ कि सर क्लैरिटी कम है और कंफ्यूजन ज्यादा है मार्केट में। क्लैरिटी कम है, कंफ्यूजन ज्यादा है, क्योंकि हर कोई अलग अलग बात बोल रहा है। मैं यूट्यूब पे जाके देख रहा हूँ, अलग अलग लोग, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग बात कर रहे हैं।
तो बात सुनूं किसकी मैं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। एज एन इन्वेस्टर मैं कंफ्यूज हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली हमारे लिए मार्केट में, मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। क्योंकि अगर कंफ्यूजन है तो लोगों को क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी देने के लिए एक व्यक्ति चाहिए उनको, जो मैं कर सकता हूँ। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह मैं इस चीज को देख रहा हूँ। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, लोग यूट्यूब को काफी सारे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, मैं न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, मेरे पास हर जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है। और जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्लैरिटी नहीं देती आपको। ठीक है। तो इस सारे शोर में जो है, आज मार्केट में जो भी ये शोर है, ठीक है, इस शोर में क्या आपको क्लैरिटी है? क्या आपको पता है कि आपको इस मार्केट में किस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, क्लाइंट के पास जाके क्या बात करनी पड़ेगी? क्या आपको पता है? क्या क्या आपके पास क्लैरिटी है? ठीक है, क्योंकि हमारे हमारे सेगमेंट में भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्लैरिटी नहीं है, क्या करे यही समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को, कंफ्यूजन बहुत है। जबकि हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है, हमारा काम सिर्फ इतना ही है, जाके लोगों से मिलना। जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे उतनी ज्यादा बिजनेस होने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, ये बस बेसिक सिंपल हमारा उतना ही बिजनेस है। और अगर मैं उस आदमी के पास जा रहा हूँ, अगर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, तो अप्रोच कैसे करें? क्या प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा मुझे, या प्रोडक्ट को मैं बाद में लेके आऊंगा लास्ट में? कम से कम उस प्रोडक्ट की वैल्यू तो क्रिएट करूं मैं उस क्लाइंट के सामने, फिर मैं उस प्रोडक्ट को लेके आता हूँ उसके सामने। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट तो डेवलप करूं मैं उसका सबसे पहले, ताकि वो सोचना शुरू करे। कुछ उसके एक नीड के बारे में, जरूरत के बारे में तो मैं बात करूं, तो थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो कैसे करें? सिंपल है हमारा बिजनेस, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि मार्केट में ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोग नहीं ले रहे, लोग वहां पे जा रहे, लोग यहाँ पे कर रहे। सारे सॉल्यूशन आपके हाथ में है, सिर्फ हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर। ठीक है? जबकि पूरे के सारे सॉल्यूशन आपके हाथ में है, ऑलरेडी है। आज के जो मार्केट है उसको टैकल करने के लिए आपके पास अच्छे प्रोडक्ट भी है, सिर्फ आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से क्लाइंट के पास जाने के बाद मुझे कौन से प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, और किस तरीके से उसके सामने वो दो ऑप्शन रखने पड़ेंगे कि सर आपको चाहिए तो गारंटेड ही है पूरा का पूरा, और अगर दूसरा ऑप्शन मेरे पास सर है कि जहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क लेके, कुछ एक इन्वेस्टमेंट हम रिस्क लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से सर आपके लिए बेहतर क्या होगा? सोल्यूशन ऑलरेडी आप लोगों के हाथ में है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, आपको मार्केट आसान लगना शुरू हो जाएगा। फिर वो जो चाहता है वही आप तो उसको दे रहे हो। ठीक है, अगर हम पेंशन प्लस की बात करते हैं, तो पेंशन प्लस में सम एश्योर्ड रिस्कवरी नहीं है। तो पेंशन के रिटायरमेंट के लिए भी अच्छा प्रोडक्ट है कि वहाँ पे आपको कोई मॉर्टेलिटी चार्जेस ही नहीं जा रहा है। तो वो सवाल भी नहीं आएगा कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इट इज एडवर्टाइज म्यूचुअल फंड की तरह आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो मैं उसको एक एंडोमेंट प्लान दे रहा हूँ और उसके साथ में एक यूलिप प्लान दे रहा हूँ, दोनों का आइडियल कॉम्बिनेशन उसको करके दे रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे? सॉल्यूशन सारे के सारे आपके हाथ में। फिर से एक बार, सारा डिपेंड है आपके माइंडसेट के ऊपर। तो वो जो बातें दिमाग में बैठी है ना, सबसे पहले उन बातों को निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी आज तक जो भी भरा है दिमाग में, फॉर एग्जाम्पल जैन फेब मार्च मेजर बिजनेस होता है, अप्रैल मई जून नहीं होता है, इस बात को तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, बिजनेस स्प्रेड हो गया है पूरे साल में। ठीक है? लोग अप्रैल से टैक्स प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं अगले साल के लिए, ताकि लास्ट तक ना रुकना पड़े मुझे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे बिजनेस ही नहीं होगा उस पीरियड में। एमडीआरटी करने के लिए 12 महीने मेरे पास क्यों है, 12 महीने, 10 महीने में क्यों नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, और उस 10 महीने में पूरा का पूरा जो भी है बिजनेस मेरा वहां पे होना चाहिए, चाहिए होना, जरूरी जरूरी है, होना चाहिए। मैं वो 2 महीने बफर के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको,
कि चलो इस 10 महीने में नहीं हुआ तो 12 अगले 2 महीने में होना चाहिए, या अगले 2 महीने और मेरे पास टाइम है। वो आप देखिए डिस्काउंट जितना आप दोगे ना खुद को, कि ओके चलो 2 महीने मेरे लिए और है, तो ये क्या कर रहे हो आप, डिस्काउंट दे रहे हो अपने आप को पहले ही, कि इस 10 महीने में नहीं हुआ तो 2 महीने है मेरे पास। तो आप पहले ही ये हार मान के चल रहे हो कि 10 महीने में नहीं होगा। आप ऑप्शन ही मत रखो ना, मुझे होना है तो 10 महीने ही है मेरे पास, अक्टूबर तक ही होना है, बाकी का जो होगा तो बाद में बोनस होगा मेरे लिए, लेकिन किसी भी हालत में मुझे, मेरा डेडलाइन है 30 अक्टूबर। जब आप ये कहते हो कि 2 महीने है मेरे पास, अगर ये 10 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने और है मेरे पास, तो 2 महीने में और मैं कोशिश करूंगा, आप ऑलरेडी हार मान चुके हो। ये हमारा माइंडसेट होता है, उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है? और लास्ट की एक बात आपको बताना चाहूंगा, द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट द लैक ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट द लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर लैक ऑफ विल। एक सक्सेसफुल व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में जो अंतर है, वो स्ट्रेंथ का अंतर नहीं है, लैक ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, या लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। मैंने आपको कहा था कि आज आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, इससे भी आप अच्छा बढ़िया काम कर सकते हो, बिना नया नॉलेज लिए, बिना नया स्किल लिए। डिफरेंस है विल का। ठीक है? आपकी इच्छा, आपके डिजायर्स, आपका विल, ये सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। आज एक मैंने सोच के रखा था कि सेशन टाइम पे खत्म करूँ, क्योंकि मेरा सेशन कई बार टाइम पे खत्म नहीं होता है। ठीक है? तो आज कुछ समय से पहले मैंने थोड़ा सा इसको मैनेज किया है खत्म करने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज यही था। मैंने कोशिश की है कि एक नए टॉपिक आपके सामने लेके आऊं, सेल्फ मैनेजमेंट, जो मेरे लिए लगता है बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने आप को बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, अपने आप के बारे में उतना नहीं सोचते। ठीक है? और माइंडसेट पे काम करना, देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता, सॉल्यूशन सारे आपके हाथ में, आपके पास है, आपको कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सिर्फ आपको आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है, ये याद रखिए। ये जो प्रेजेंटेशन है मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और जो मैंने एक्सेल कैलकुलेटर आपको कहा था, ये कल तक मैं आपको भेज दूंगा, और इस सेशन का रिकॉर्डिंग मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, अगर डाल सकता हूँ तो यूट्यूब पे डाल के मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है? तो ये सारा मटेरियल जो है आपको कल तक मिल जाएगा। लेकिन देखिए, काम आपको करना है, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। मैं हूँ, या आपके जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, ठीक है, वो आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है? लेकिन चलना आपको है, और चलना आपको है। लास्ट फिर से एक बार मैं आपको वही बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप बोलोगे मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये आपका आपका और सिर्फ आपका बिजनेस है, ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लो। ठीक है? और आपके बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात जितना जल्दी आप अपने दिमाग में उतार लेंगे ना, आपको बिजनेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो मैं देखता हूँ आप लोगों का, अगर कोई अपने आपके सवाल जो है, अगर आपने कुछ चैट बॉक्स पे टाइप किया है तो थैंक यू। ओके, राकेश त्रिपाठी जी, अप्रोच कैसे करें इस पर एक सेशन करिए। ओके, ठीक है। अगला सेशन जो है मैं सोच रहा हूँ टैक्सेशन के ऊपर लेने के लिए, क्योंकि अभी दिसंबर में जो है, दिसंबर के बाद जहाँ पे टैक्सेशन के लिए लोग ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, तो मैं एक सोच रहा था कि टैक्सेशन के ऊपर, तो अगला जो भी हमारा सेशन होगा टैक्सेशन के ऊपर मैं लेने का सोच रहा हूँ। ओके, राहुल जी, हाउ टू स्टार्ट टॉक विद अननोन पर्सन स्ट्रेंजर्स। ओके, हाउ टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप, तो ये तो बहुत अलग ही टॉपिक है सर। तो ये बात जो है वो आज का हिस्सा नहीं था, आज के सेशन का वो पार्ट नहीं था। लेकिन फिर कभी आगे उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे सर।
ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का अगर ओके, भार्गव कृष्णा जी, वेर विल यू शेयर? ये प्रेजेंटेशन में ग्रुप में भेज दूंगा सर। ओके, अगर आप मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ, अगर आप नहीं हो तो आप उसमें ज्वाइन कर लो, आपको वहां पे मिल जाएगा। और जो भी मैं कंटेंट देता हूँ, सारा कंटेंट भी आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं ओके, तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में वो टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का। तो मैंने भेज दिया, अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं हो तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट। ओके, तो आप कुछ सवाल लेते हैं। ओके ठीक है, तो मुझे आप लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा उसके लिए। ओके सॉरी, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके ओके, विजय जी, आपने आपको कुछ सवाल पूछना था। ओके, लीला रबाडिया, मैडम आपको कुछ सवाल था? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, मैंने म्यूट हटा दिया है। हेलो। यस, हाँ, यस विजय सर। सवाल नहीं पूछना था, वो गलती से हो गया। ओके ओके मैं ओके, आपसे बात करूंगा यस सर, पर्सनली। ओके। यस, थैंक यू सर। ओके, और किसका था? ओके, महेंद्र जी, महेंद्र कनौजिया। यस, महेंद्र कनौजिया, आप बात कर सकते हो, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। सुधीर जी, सुधीर, सुधीर मकवाना जी, क्या आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? क्या हो रहा है? क्योंकि विजय सर अगर अनम्यूट करके बात कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, तो सबको मैंने हेलो अनम्यूट सर। नहीं किया। सर हाँ नमस्ते। यस सर, नमस्ते सर। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। टुडे इज़ वंडरफुल सेशन थैंक यू एंड सर। एकदम यूनिक रहता है आपका सेशन सर, एज एज यूजुअल एवरी टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मेरा प्रश्न नहीं है। लास्ट टाइम अपना आपका जो सेशन हुआ था उसमें हाँ इनकम एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए आपने बोला था कुछ कैलकुलेटर है आपके पास जिसमें हम हाँ, लोग उसकी ये डालेंगे इनवर्ड आउटवर्ड, तो अपने को कितना बचता है क्या बचता है वो मालूम पड़ेगा। आई थिंक वो एक कैलकुलेटर भेजना बाकी है, तो आप अगर वो भी एक्सेल भेज सकते हैं आज के साथ में तो अच्छा रहेगा सर। अ, ठीक है सर, वो मैं एक काम कीजिए, मैं आपसे हाँ पहले जी। समझ लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा है, कौन से सेशन में मैं कहा था ओके, पहले, तो मैं तो कल एक बार सर आप मुझे कॉल करेंगे, मॉर्निंग 10 बजे हम बात करते थे। ठीक है, कल करूँ सर? ठीक है, हाँ यस, कल कल 10 बजे। कल करता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यस यस, बाय। वेलकम। धन्यवाद। यस, ओके, कमलेश, कमलेश सर, कमलेश मेहता सर। ओके, आपको अनम्यूट करके बात करनी पड़ेगी अगर आप में से किसी को बात करनी है। रुपेश यस सर, गुड मॉर्निंग। जी, रुपेश गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, दो सवाल इसमें थे मेरे। सवाल मतलब एक सब्जेक्ट आपने जो टैक्सेशन का आगे लेने वाले हैं, वो बढ़िया हाँ है, वो चाहिए। और दूसरा सर, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होता है,
तो हम मेजर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो करते हैं उनका वर्बली करते हैं, सॉल्यूशन वर्बली कर देते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, जो भी कंपैरिजन वगैरह। तो मेरा एक ये था कि अगर आप कोई ऐसा प्रैक्टिकल, जैसे आपने बीच में म्यूचुअल फंड का वो एक टेम्पलेट दिया था जिसमें 25% जो भी है 5 साल के बाद बंद हो जाता है, तो वो वैसे हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे दे पाए, सामने सामने बैठ के ऑन पेपर उनको कैसे समझा पाए, इस टॉपिक के ऊपर अगर आप मतलब पेड भी सेशन लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जरा उसके ऊपर एक बार बता दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत से दिक्कत ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ही आते हैं। और हाँ, ये एक था। और ठीक है सर, मेरे मेरे साइड से तो इतना ही था कि ये चाहिए था। बाकी आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। इसमें मतलब पूरा हमें ये प्रैक्टिकल समझ में आया कि हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। और मेरा भी एक टॉपिक आपने लिया, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का जो परेशानी है आज के तारीख में, तो सोचेंगे कि क्यों ना हम एक यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करें जहाँ पे हमारे जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जैसे वालावलकर सर करते हैं बॉम्बे के, उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है एंड ही इज अ बढ़िया प्रेजेंटर एंड सॉल्यूशन देते हैं वहाँ पे। तो हम भी स्टार्ट करेंगे ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए कि होता यूँ है कि लोग वही देख के खुद करने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिनेंशियल प्लानिंग करने के लिए एक हैंड होल्डिंग जरूरी है। वो जरूरी है। और मिलिंद सर ने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है म्यूचुअल फंड के ऊपर, जी जी तो वो जी शायद अगर आपने देखा होगा, और अगर बाकी लोगों जी ने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज देख लीजिए उस वीडियो को। बहुत बढ़िया वीडियो उन्होंने डाला है म्यूचुअल फंड के ऊपर। जी, SIP करके डाला है उन्होंने। हाँ, तो बहुत बढ़िया वीडियो है उनका, आप सर्च कीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे, मिलिंद वालावलकर सर जो है वो SBI है मुंबई में। तो अभी रिसेंटली उन्होंने, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले उन्होंने वीडियो डाला था, तो बहुत बढ़िया वीडियो है उनका। जी जी, और उन्होंने एक पुराना भी एक वीडियो है उनका, मैं सबको सजेस्ट करूंगा आप देखिए। उन्होंने 933 प्लान को एज ए SIP रिटेंशन प्लान कैसे प्रेजेंट करना है, सो विच इज ऑल्सो गुड। तो हम वही अगर कंसेप्ट लेके, जहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है, ऑब्जेक्शन आता है, वहाँ पे वी कैन इन्फॉर्म देम कि आप SIP रिटेंशन करके इसको ले लीजिए। तो बराबर है। ये कंसेप्ट के थ्रू हम जा सकते हैं। बाकी सब यस बहुत बढ़िया है सर। यस, थैंक यू रुपेश, थैंक यू। वेरी गुड सेशन सर, थैंक यू फॉर दिस सेशन। उमेश रसाल सर, थैंक यू वेरी मच आपके फीडबैक के लिए। और बालकृष्ण सर, सर एक ही कहूंगा, डीआईटी बनने के लिए काम करना जरूरी है सर। उसके लिए पूरा फोकस आपको लेके आना पड़ेगा दिसंबर में सर, उसका प्लानिंग करना पड़ेगा, दिसंबर से ही प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। यस, कमलेश सर आपका कोई सवाल है? कमलेश मेहता सर। सर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। ओके ओके, थैंक यू सर, सेशन काफी बढ़िया था। वेलकम सर, वेलकम सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? अनिल करंडी जी। नमस्कार सर। सर नमस्ते, कैसे सर आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ सर। अच्छा, ये सेशन आज का तो बहुत बढ़िया था। हमारा एक सजेशन था कि एक सर प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कोई सेशन कर पाएंगे, अगर वो पेड भी होगा तो भी चलेगा। ओके, सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। ठीक है ठीक है, ठीक है सोचता हूँ सर। ओके, थैंक यू करते हैं उसके बारे में सर। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते चरणमल जी, बोलिए सर। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रेजेंटेशन जो होती है, हम उसको मतलब करना चाहते हैं जैसे कोई स्कूल कॉलेजेस या कॉर्पोरेट में, तो हाउ वी कैन स्टार्ट इट? नहीं सर, बीच में थोड़ा सा कट गया था आपका आवाज, मुझे ठीक करके सुनाई नहीं दिया। कॉलेज में जाके क्या करना है सर? जैसे स्कूल कॉलेज में हम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रेजेंटेशन हाँ, देना चाहते ओके हैं, ओके तो उसके लिए हाउ टू स्टार्ट सर, थोड़ा सा ओके। तो उसके लिए सर, उसके लिए महेश जी आप म्यूट पे रहिए, आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है।
तो ठीक है। ओके। तो चरण जी, सबसे पहले तो आपको जो भी स्कूल कॉलेज है वहाँ पे आपको प्रिंसिपल को अप्रोच करना पड़ेगा और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको कि आप उनके स्टाफ मेंबर के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर के लिए आप ये प्रेजेंटेशन आपको रखना चाहते हो। ठीक है, आपको ये उनको बताना पड़ेगा कि उस प्रेजेंटेशन का क्या मतलब क्यों करना चाहते हो और उससे उनका फायदा क्या होगा, मतलब जो उनका स्टाफ मेंबर है उनका बेनिफिट क्या होगा, ये आपको उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है जाके प्रिंसिपल को मिलना और फिर उनको ये समझाना कि सर ये अगर आपके सेशन जो है हम ये जो कंडक्ट कर रहे हैं, जिसे आपके जो भी टीचर्स है या टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि उनके पैसे का देखभाल या मैनेजमेंट वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे या कोई प्रोडक्ट बेचने के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको उनको सबसे पहले उनको दिलाना पड़ेगा। ओके ओके सर। ठीक है, और अगर मान के चलिए कोई बड़ा स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूशन है तो फिर वहां पे आपको प्रिंसिपल को भी मिलना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ अगर प्रिंसिपल आपको ये कहते हैं कि आपको ट्रस्टी से भी मिलना है तो ये डायरेक्टर है या ये ट्रस्टी है उनसे भी आप जाके मिलिए, तो वो भी हो सकता है। या फिर कोई एक मान के चलिए कि एक ट्रस्ट है जिसके अंडर बहुत सारे काफी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस है, तो उस ट्रस्ट को जाके अगर आप मिलते हो तो वहां से तो आपको हर कॉलेज में जाने का मौका मिल जाएगा फिर। ओके लेकिन ओके आपको ये उनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि इससे उनके जो भी मेंबर्स है टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको बेनिफिट क्या फायदा होगा, और आप कुछ बेचने के लिए नहीं आए। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप डिस्कशन करना शुरू कर देंगे या वो बोलेंगे तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो ऐसा सर हमें कुछ ऐसा मिल सकता है कुछ कि जैसे हम हाउ टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, या कि भाई एक होता है आपके पास कि भाई रेडीमेड कि भाई वी कैन सेंड लेटर टू इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ देयर। तो देखिए उसमें आपको क्या करना है कि आपका प्रोफाइल आपको देना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, आपका ओके प्रोफाइल, आप कौन हो ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका क्लाइंट बेस कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट आप मैनेज कर रहे हो, ये है। और दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग, ये टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हो। आर्थिक नियोजन, इसके ऊपर कि आर्थिक नियोजन करना क्यों जरूरी है उसके ऊपर आप थोड़ा सा लिखिए, बस हो गया। क्योंकि लेटर से ज्यादा आप उस प्रिंसिपल के सामने बैठ के उस प्रिंसिपल को क्या बता रहे हो ना, वो ज्यादा मैटर करता है। लेटर तो बस एक फॉर्मेलिटी है, राइट राइट सर। और कई बार तो ठीक आपको है लेटर देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके ओके सर। ठीक है, आप क्या बात करते हो वो ज्यादा मैटर करता है वहाँ राइट सर राइट सर। पे। ठीक है सर, थैंक यू यस सो मच सर। यस, वेलकम सर। चंद्रकांत सर, सर आप म्यूट पे हो। ऐसा हाँ, हाँ अभी सर। आ रहा है। हाँ, यस सर, अभी आ रहा है, आप दिख भी रहे हो। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट रहा सर आज थैंक यू सर। सेशन। मेरा चहेता सब्जेक्ट है। इसमें ओके। मैंने बहुत अदर सब्जेक्ट्स भी उसमें जोड़ा था, हाँ जैसे कि गेट अवेयर, देन हाँ। गेट सीरियस, ओके गेट शेड्यूल। ओके। तो सभी बातें इसमें कवर होती है और ये पूरे काम ना होने के जड़ है। हाँ इट इज द बेस यस, ऑफ द एनी सक्सेस, एनी फील्ड में जो सक्सेस होता है, जैसे बराबर माइंडसेट इज सर। एवरीथिंग। यस तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर द प्रेजेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग। यस, थैंक यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच, कल तो थैंक भेज यू, दूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सेशन कैसे लगा उसका फीडबैक आप दे सकते हो ग्रुप पे, जो भी आपका फीडबैक है। और ये जो प्रेजेंटेशन है और कैलकुलेटर जो है मैंने आपको बताया था वो मैं कल आपको भेज दूंगा। ठीक है, कल शाम तक आपके पास ग्रुप के थ्रू आपको मिल जाएगा सारा कुछ। सो थैंक यू वंस अगेन। हैव अ गुड डे। आज तो मैच है अपना, आज तो और कुछ नहीं होगा। सब सबकी तरफ से इंडियन टीम को हम विश करते हैं ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। अब जीत के लेके आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी।